हाय फ्रेंड, मैं इसके चर्चा स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्यों आवश्यक है तथा इन वर्गीकरण में किन किन वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। तो आइए हम तत्वों का वर्गीकरण करते हैं। तो सर्वप्रथम जानते हैं तत्व किसे कहते हैं। तो हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं या तो तत्व में या यौगिक के या मिश्रण के रूप में विद्यमान हैं। तो तत्व ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं तत्व कहलाते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोना, कॉपर इत्यादि। अभी तक ज्ञात कुल तत्वों की संख्या 118 है, जिनमें से 94 जो 94 तत्व हैं प्रकृति में पाए जाते हैं, बाकी आर्टिफिशियल हैं। अब जानते हैं कि उनका वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। यदि आपके ग्राउंड में 7th 8th 9th 10th के स्टूडेंट मिल के हैं, तो अगर आप किसी पार्टिकुलर बच्चे से पूछें तो आप नहीं बता सकेंगे कि किस क्लास का छात्र है। वहीं अगर अलग अलग क्लासेस में हैं तो आप देख के पहचानिएगा कि हाँ यह 8th क्लास का है, हाँ यह 7th क्लास का है। ठीक उसी प्रकार आज तत्वों और यौगिकों की संख्या जो है लाखों में है और उनके विशेष अध्ययन के लिए उनकी एक विशेष आवश्यकता महसूस होने लगी और यही आवश्यकताओं ने तत्वों के वर्गीकरण का कारण बना और तत्व का वर्गीकरण आवश्यक होने लगा। तो हमने यहाँ पे बताया है कि उनका वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। तो तत्वों और उनके यौगिकों की संख्या आज लाखों में है और इसलिए इनके अध्ययन के लिए एक विशेष व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हुई और इसी आवश्यकता ने तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण का जन्म लिया। नोट में हमने एक बात बताई है कि समान गुण वाले तत्वों को एक वर्ग में सजाने की विधि को तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कहते हैं। और जानते हैं तत्वों के वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास। तो सर्वप्रथम तत्वों का जो वर्गीकरण हुआ, उनका जो वर्गीकरण करने का प्रयास हुआ वो दो भागों में हुआ। कौन कौन? धातु और अधातु में। लेकिन जैसे जैसे तत्वों और उनके गुण धर्मों के बारे में हमें जानकारी मिलती गई वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने का प्रयास भी किया गया। इसी सिलसिले में हमारे डोबेराइनर साहब ने एक नियम प्रतिपादित किया कि यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बढ़ते क्रम में हम सजाते हैं तो मध्य तत्व का जो द्रव्यमान होगा वो बाकी के दो तत्वों के औसत द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी कि इस नियम को हमने यहाँ पे बताया है बाबू कि सन 1829 ईस्वी में जर्मन रसायनज्ञ और डोबेराइनर का पूरा नाम है बाबू जोहान्स वुल्फगांग डोबेराइनर, जिसे शॉर्ट में JW डोबेराइनर के नाम से जानते हैं। उन्होंने 3 तत्वों को चुना जिसे हम लोग उनका डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने बताया कि तीनों तत्वों को यदि उनके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार हम बढ़ते क्रम में रखें तो जो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा वो अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर होगा और इस नियम को डोबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब डोबेराइनर ने यह नियम प्रतिपादित किया था उस समय कुल तत्वों की संख्या 30 थी। कितनी थी? 30 थी और वो 30 तत्वों में से केवल 3 तत्व ही हमें मिला था और इसी कारण यह नियम उपयोग में नहीं आ सका। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। वो 3 त्रिक कौन कौन थे बाबू? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 3 त्रिक उन्होंने 30 तत्वों में से दिया।
जिसमें से एक एग्जाम्पल बताएं। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान हो गया 7, सोडियम 23 और पोटेशियम 39। यानी कि इस सोडियम का जो द्रव्यमान है इन दोनों के औसत के बराबर, औसत बराबर आंकड़ों की योग बटा आंकड़ों की संख्या, यानी कि दो आंकड़े हैं और दोनों का जोड़ हो गया 46 और दो आंकड़े हैं 2 से भाग दिया तो 23। लेकिन ये नियम कुछ तत्वों तक ही सीमित रहा, इसलिए यह प्रयोग में नहीं आ सका। आइए अब हम लोग जानते हैं कि डोबेराइनर के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं। डोबेराइनर के सीमाओं के बारे में जानने से पहले आइए कुछ शब्द हम लोग डोबेराइनर साहब के बारे में जानते हैं जो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उनका पूरा नाम हमने बताया बाबू, जोहान्स वुल्फगांग डोबेराइनर है और ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने जर्मनी के म्यून्सबर्ग में औषधि विषय की पढ़ाई की और उसके बाद स्ट्रेसबर्ग में रसायन शास्त्र का अध्ययन किया। फिर वे जेना विश्वविद्यालय में रसायन एवं औषधि विज्ञान के प्रोफेसर बन गए। उन्होंने ही सर्वप्रथम प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना। सर्वप्रथम प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचानने का श्रेय किसे जाता है? J.W. डोबेराइनर का। और इन्हीं से समांतरी की खोज की जिसे आवर्त सारणी का विकास हुआ। तो ये रहा जोहान्स डोबेराइनर के साहब के बारे में। आइए अब इस नियम की क्या सीमाएं हैं उसको बारीकी से समझते हैं। डोबेराइनर के वर्गीकरण की सीमाएं कहें या कमियां कहें। पहली कमी, उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण उनके त्रिक के आधार पर नहीं हो सका। दूसरा नियम है बाबू, दूसरा दोष है कि यह त्रिक नियम कुछ ही तत्वों तक सीमित रहा। और तीसरा दोष है बाबू कि उस समय तक तत्वों में केवल कितने त्रिक मिले थे? 3 त्रिक ही मिल पाए थे। तो कुछ बातें आपको ध्यान देनी है कि डोबेराइनर के समय कुल तत्वों की संख्या 30 थी और यह नियम 1829 में प्रतिपादित किया। कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे इत्यादि। तो इस वीडियो में हमने डोबेराइनर के तत्वों के वर्गीकरण के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम लोग न्यूलैंड्स के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।